हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे क्वाड्रिक्स में हम लोग चैप्टर 2 में सेकंड क्लास में हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इकोनोमेट्रिक्स, तो आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ाया था। फिर भी थोड़ा सा आपको जो है वो रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अभी नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि सीधा सेकेंड क्लास से ही पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट क्लास में नहीं आए होंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन बनता है। जैसे ही आप सेकेंड और थर्ड चैप्टर पढ़ लोगे ना, फिर फोर्थ चैप्टर से तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है और तब आप यूज टू भी हो जाओगे इसके लैंग्वेज के साथ, तो फिर पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो बड़े बच्चे क्लास 1 में एक बार देख लेते कि क्या कराया था मैंने, थोड़ा सा रिवीजन बस। क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल के बारे में, रिग्रेशन एनालिसिस चैप्टर का नाम है। और याद रहे, बार बार हम कहते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं और उसमें भी पर्टिकुलर केस लीनियर ही पढ़ रहे हैं। नॉन लीनियर वगैरह ये सब चैप्टर 5 में आएगा, डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये सब पेपर बताया था मैंने, फिर बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो x को कहेंगे कॉज, इंडिपेंडेंट, रिग्रेसर या फिर एक्सोजेनस या फिर फ्री। इनमें से कोई भी वर्ड x के लिए यूज हो सकता है। y पे आते हैं तो y इज कॉल्ड इफेक्टिव वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसेंट, इंडोजिनस, नॉट फ्री। y को इन सारे नामों से जानते हैं हम लोग। उसके बाद से रिग्रेशन एनालिसिस को बताया था कि ये स्टडी है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स बट विथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑल्सो। खाली अगर इतना बोले लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो फिर कोरिलेशन क्यों ना यूज करे वर्ड। तो कोरिलेशन से बेटर होता है रिग्रेशन। किस मामले में कि रिग्रेशन में एक कॉज एंड इफेक्ट भी एक्सप्लेन होता है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। कोरिलेशन में ये चीज क्लियर नहीं होती, एक्स और वाई में से कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता लगता है। तो अब हमारे पास 2 मॉडल हो सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो वाई एक्स पे डिपेंड कर सकता है या फिर एक्स वाई पे डिपेंड कर सकता है। मैंने आपको कहा था कि कई बच्चे सोचते हैं कि वाई ऑन एक्स मॉडल निकालो और उसी से सॉल्व करके एक्स ऑन वाई भी आ जाएगा। तो नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। दोनों मॉडल को एस्टिमेट मतलब जो सैंपल की वैल्यूज होती है वहां से प्रैक्टिकली सारे पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे, बीटा 1 बीटा 2, उसको कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। तो जो भी एस्टिमेशन होगा, दोनों रिग्रेशन का क्या होगा, अलग अलग होगा। y ऑन x मॉडल अलग तरीके से निकलेगा, x ऑन y मॉडल की वैल्यूज भी अलग तरीके से आएगी, वो सॉल्व होने से नहीं आएगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस बताया था टू एस्टिमेट द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गिवन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, फिर टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू, मतलब फ्यूचर की वैल्यू जो है ही नहीं डेटा हमारे पास, उसका भी हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। टू एस्टिमेट मीन और सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल वैल्यूज, जो डेटा है उसमें से मीन और सेंट्रल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करना, इन सब के लिए टेस्ट आपको चाहिए, टी, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, ये सब हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। तो कहाँ कैसे आप एक्सेस करोगे स्टैट्स और मैथ्स का, ये आप प्रवीण सर से मैसेज करके आप अपना बात कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है काफ़ी, मतलब वो क्या है मैनेजमेंट का वो मुझे नहीं पता, वो कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वही बताएंगे। उसके बाद से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था पीआरएफ। पीआरएफ के लिए एक मैंने एनुअल इनकम और सेट स्कोर का भी आपको बताया था कि ये रहा फैमिली इनकम और सेट स्कोर का एग्जांपल कराया था। याद होगा कि वाई जो है वो मैथ्स स्कोर है, सेट में बहुत सारे पेपर होते हैं लेकिन हम लोग मैथ्स के स्कोर की बात कर रहे हैं, और एक्स में एनुअल फैमिली इनकम है। तो ये बताया था मैंने आपको, एनुअल फैमिली इनकम की अलग अलग कैटेगरी थी, हर कैटेगरी में 10-10 लोगों का इंटरव्यू लिया और सबका मीन अलग अलग निकला। तो ऐसे मीन को हम लोग कहते हैं कंडीशनल मीन। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा वीडियो 1 देख लेना, क्लास 1, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो सारे कंडीशनल मीन को फिर हमने प्लॉट भी कर दिया। ये देखो ना, ये पहला कंडीशनल मीन, ये सारे ब्लू से जो अभी हम ट्रेस करें वो सारे कंडीशनल मीन है। लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आज उसी टॉपिक को हम लोग को स्टार्ट करना है। लगभग स्ट्रेट लाइन, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि सबको एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए, लेकिन वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है। वही आज पढ़ेंगे हम लोग। और सारे अगर कंडीशनल मीन को आप ज्वाइन कर दोगे और लगभग जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। और जो फंक्शन रिप्रेजेंट होता है उस लाइन के लिए, उस लाइन की कोई ना कोई तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस लाइन को हम लोग कहेंगे PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। क्लियर। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही होता है, दूसरे फंक्शन के भी हो सकते हैं, जो कि आगे चल करके हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो देयर मे बी मेनी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ये देखो ना,
लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ये वाला स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म भी हम लोगों ने देखा था, मैथमेटिकली हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके देखा था कि कैलकुलस में क्या मीनिंग होता है, स्लोप ही निकलता है बीटा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन पैरामीटर्स, और बीटा 1 को कहते हैं इंटरसेप्ट और बीटा 2 को कहते हैं स्लोप पैरामीटर। स्ट्रेट लाइन के साथ बेनिफिट क्या है कि आप किसी भी लेवल पे रहोगे, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कहीं भी रहोगे, अगर आपने इंडिपेंडेंट यानी एक्स में अगर 1 यूनिट का चेंज किया है तो वाई में आपको हर जगह बीटा 2 अमाउंट ही मिलेगा। हर जगह कहीं भी आप रहोगे, सपोज करो यहाँ हो 1 है तो ये भी बीटा 2 ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ है 1 तो ये भी बीटा 2 ही मिलेगा, ठीक है। हर जगह अगर आप 1 यूनिट चेंज करोगे एक्स में तो वाई में कितना देखने को मिलेगा, बीटा 2 अमाउंट। लेकिन वही नॉन लीनियर में ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल और स्टोकेस्टिक पीआरएफ। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, उसके बाद से फिर टर्म्स वगैरह आपको समझाएंगे। मान लो एक हम लोग लेते हैं कंजम्पशन मॉडल, इनकम कंजम्पशन मॉडल या इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल। इस एक्सिस पे ले लेते हैं इनकम। इनकम क्या हो गया, इनकम हो गया मेरा इंडिपेंडेंट। इधर ले लेते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। अब देखो, सपोज करो कि हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसे है। इनकम एक्सपेंडिचर, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया हमने, ये रहा। अब ये एक स्कैटर डायग्राम है। अब इसके थ्रू लाइन जो है, या अभी ये नहीं करते, ये ओएलएस में बताएंगे आपको, अभी कुछ कम ही पॉइंट्स के साथ मेन कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत है। मान लो कि कुछ पॉइंट ऐसे था, ठीक है। अब लगभग लगभग अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट को कवर करना हो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो देखो अगर इन दोनों को लेते हैं स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट जा रहे हैं। अगर इन दोनों का स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो भी बहुत सारे पॉइंट्स छूट जा रहे हैं। अगर इन दोनों का बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो भी बहुत सारे पॉइंट्स छूट जा रहे हैं। तो मुझे मिल रहा है ये स्ट्रेट लाइन, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स छूट रहे हैं। कौन कौन से, एक ये और एक ये। अब इनको थोड़ा सा समझाने के लिए ना थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे कर देते हैं। तो ये जो येलो से मैंने बनाया है ना, ये है एक एस्टिमेटेड लाइन। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड PRF। ये एस्टिमेटेड PRF है। अब एस्टिमेटेड लाइन भी कह सकते हो, एस्टिमेटेड फंक्शन भी कह सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स जो है वो उस लाइन पे नहीं लाई किया, हो सकता है, यहाँ ध्यान दो कि ये लाइन कहता है कि जब इनकम इतना है x1 तब एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, फिर इनकम हुआ x2 तो एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, इनकम हुआ x3 तो एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, ठीक है। जो भी पर्पल में दिखला रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। इसके सामने इतना होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसके सामने x3 x4 x5, x4 के सामने इतना होना चाहिए और x5 के सामने इतना होना चाहिए। होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी उस लाइन पे इतना होना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में तो सीन कुछ और ही चल रहा है। एक्चुअली में जो है ये पॉइंट कहीं और लाई कर गया। तो अब इस बंदे की इनकम x2 है, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए था, मतलब यहीं तक रहना चाहिए था, लेकिन इसका ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्यों हो गया। थ्योरेटिकली तो इसका एक्सपेंडिचर इतना ही होना चाहिए था। दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ, अगर इधर y लेते हैं तो y फॉर गिवन x2, तो थ्योरेटिकली तो इतना होना चाहिए था। लेकिन ये एक्चुअल में जो आ गया है, ये जो एक्चुअल में आ गया है y फॉर x इज इक्वल टू x2, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। तो इसका क्या कारण हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकते हैं। हो सकता है बेचारा बंदे का फैमिली क्या हो, साइज बड़ा हो। एक ही बंदा कमाने वाला, हमारे इंडिया में तो यही कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदा कमाएगा बाकी सब बैठ करके रोटी तोड़ेंगे और मजे करेंगे। एक बेचारा बंदा कमाता है और उसकी बीवी, उसके बच्चे, मदर फादर सारे उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर जनरल केसेस की बात करें, एक्सेप्शनल नहीं। अब तो खैर समाज बदलने लगा है, अब तो फीमेल भी अपना काम कर रही है, तो वो अपना घर चला रही है, तो 2-2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो उसके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर है,
तो उसका कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनना, ये आपका माइक्रो मैक्रो नॉलेज हेल्प करता है और थोड़ा कॉमन सेंस भी। आप खुद को अपनी जगह, उसके जगह पे रख लो, तो आप बताओ कि आपका खर्चा और लोगों से ज़्यादा क्यों हो रहा है। एक ही सोसाइटी में, एक ही कंपनी में सब सारे लोगों की सैलरी एक जैसी है, लेकिन किसी की सेविंग ज़्यादा होती है, किसी की सेविंग कम होती है, वो डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेन मेन कीवर्ड्स लिखेंगे। पहला है फैमिली साइज। अगर फैमिली साइज बड़ा है तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर जाएगा तो भी ये एरर शो करेगा। एरर, इसको क्या बोलते हैं, एरर। इसको क्या बोलते हैं, एरर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ना हो करके कुछ और आता है तो बोलते हैं हम लोग एरर। अगर ज़्यादा आता है तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और अगर कम आता है तो बोलते हैं नेगेटिव एरर। कम आता है तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर। ठीक है, तो फैमिली साइज हो गया। दूसरा हो सकता है उसका लाइफस्टाइल। भाई कुछ भी हो जाए, वो अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ेगा। उसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको अच्छा गाड़ी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, हर चीज़ वो इंजॉयमेंट करेगा ही करेगा, मूवी देखेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, तो भाई इसके तो पैसे खर्च होने ही होने हैं, तो एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा होगा। तीसरा हो सकता है कि कोई क्रोनिक डिजीज़ उसके घर में चल रहा हो, लंबे समय से जो डिजीज़ चलता है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है या कोई डायलिसिस का पेशेंट है, तो उसका पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो कि इलनेस में आ जाएगा। फैमिली साइज हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, क्रोनिक डिजीज़ हो गया, और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा तो आप ही लोग बोलोगे, क्योंकि आप लोग तो माइक्रो मैक्रो में पढ़ चुके हो, और जिसकी जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी वो उतना वेरिएबल सोच सकता है, वो उतना फ्री है। तो एक्सपेंडिचर कम या ज़्यादा होने के ये कारण हो सकते हैं। अब इस बंदे का देखो, जो X4 है, ये मैरिड है ही नहीं। जब मैरिड नहीं है तो ना बीवी होंगे ना बच्चे होंगे, फैमिली साइज हो गया छोटा, सिर्फ मदर फादर और वो बच्चा, तो कितना हो गया, बहुत कम खर्चा होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम करेगा तो उसका सेविंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे नेगेटिव एरर। पीआरएफ का जो एरर होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो दिस इज U2, दिस इज U4। फोर्थ के लिए है इसलिए U4, एंड दिस इज फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसलिए U2। समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकली सारे के सारे जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी हमारा डेटा है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली बात करें तो, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़ें। तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टोकेस्टिक पीआरएफ की जरूरत पड़ गई। भाई मैथमेटिकल पीआरएफ से तो अब काम नहीं चलेगा ना। मैथमेटिकल पीआरएफ क्या कहता है, सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे। तो अब मैथमेटिकल पीआरएफ इज नॉट एनफ, अब हमें कुछ और चाहिए, तो उसके लिए आएगा स्टोकेस्टिक पीआरएफ। तो इस बात को लिखेंगे पहले कि मैथमेटिकल फंक्शन इज नॉट एनफ। ये सारी बातें लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर बार आप वीडियो खोल करके तो मेरी बातें सुनोगे नहीं ना, नोट्स में लिखा रहेगा ना, तो फटाफट एक नज़र मारोगे, रिवीजन करके बैठोगे जब आप क्लास में, तो समझ में आएगा अच्छे से। तो इसी बात को लिखना है कि मैथमेटिकल जो फंक्शन था वो उतना एनफ नहीं था, इसलिए हमें स्टोकेस्टिक पीआरएफ की जरूरत पड़ी। तो इस बात को लिख लेते हैं। रेडी, चलो। तो मैथमेटिकली जो बातें हमने बोली उसको एक लाइन में लिख लेते हैं। मैथमेटिकली वी एज्यूम दैट in y is equal to beta 1 plus beta 2x all x y lie, मैथमेटिकली तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऑन दी लाइन। बट practically this is not always possible, this is not always possible, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकल पीआरएफ क्या होता है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। मैथमेटिकल पीआरएफ, अगर पीआरएफ की बात करें तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी लिखना चाहिए, एक्सपेक्टेंसी ऑफ y फॉर गिवन xi। ठीक है, मैथमेटिकल पीआरएफ। अब इसके लिए स्टोकेस्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए लिख लें सम पॉइंट्स में लाई अबव और बिलो दी पीआरएफ, एक्सपेक्टेड पीआरएफ। तो सम पॉइंट्स may not lie on the line
नॉट लाइक तो पहले पॉइंट में हो गया ना, इसमें एबव और बिलो का लिखते हैं कॉन्सेप्ट। एक मिनट इरेज करते हैं। मे लाई एबव और बिलो दी, बिलो दी कौन सी लाइन, PRF। सो वी नीड स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक को स्टैटिस्टिकल भी बोलते हैं। सो वी नीड स्टोकेस्टिक और स्टैटिस्टिकल PRF, स्टोकेस्टिक और स्टैटिस्टिकल PRF हमें चाहिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, बस एक एरर टर्म जुड़ जाएगा, बस एक एरर टर्म आ जाएगा जो कि वेरिएशन को एक्सप्लेन कर देगा। तो अब देखो ना, ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, इसकी ज़्यादा पावर है मैथमेटिकल वाले से। प्लस हमने डाल दिया UI, UI। अब देखो UI डाल दिया तो ये UI अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ये UI अपने आप एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पर अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो कुछ ऊपर भी लाई कर सकता है और कुछ नीचे भी लाई कर सकता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा हमने। अब ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट, क्योंकि इसको निकाला जा सकता है, डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। और ये हो गया एरर कंपोनेंट, एरर टर्म या फिर डिस्टर्बेंस टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, इसको और भी नाम से जानते हैं रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक और नॉइज कंपोनेंट, और नॉइज कंपोनेंट, ये सारे नाम है, इसके नाम याद हो गया आपको। ये है एरर, एरर तो आप समझ चुके हो कि जो एक्चुअल से मैच नहीं करता, दैट इज एरर। डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि मॉडल में ऊपर नीचे एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस से शो कर रहा है लाइक वेव। रैंडम इसलिए क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ये कहीं भी कुछ भी शो हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है कि सेकंड टर्म के लिए आ गया तो फिर फोर्थ के लिए आएगा, सिक्स्थ के लिए आएगा, ऐसा कोई इसका रूल डिफाइन नहीं किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम। नेक्स्ट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब आप ये भी नहीं निकाल सकते कि किस बंदे का कितना एरर आएगा, वो तो ऑब्जर्व करने के बाद ही पता लगेगा, जो एक्चुअली में आपने ऑब्जर्वेशन ली है उससे पता लगेगा। आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई एक्सपुट करके आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका कोई रूल नहीं होता। नॉइज कंपोनेंट बिकॉज नॉइज इज ऑल्सो रैंडम और हैव नो सच एनी peculiar pattern, that's why error is compared as noise। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो, तो ये हो गया। तो PRF विदाउट, एक नोट में लिख लो, अगर PRF में एरर टर्म नहीं है, नोट में लिख लो कि अगर PRF में एरर टर्म नहीं होगा तो उसका नाम हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक PRF। नॉन स्टोकेस्टिक PRF बोलते हैं, यानी इसको आप नॉन स्टोकेस्टिक PRF बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, नॉन स्टोकेस्टिक PRF, और डिटर्मिनिस्टिक भी कह सकते हो। डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो ना, डिटर्मिनिस्टिक PRF, ये दोनों नाम हो गए। इस बात को लिख लेते हैं, PRF विदाउट एरर टर्म, PRF without error term is called deterministic, और deterministic और कौन सा कहते हैं हम लोग, नॉन स्टोकेस्टिक। क्या बोलेंगे, इसमें एरर नहीं है इसलिए नॉन स्टोकेस्टिक। अगर ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना तो स्टैट्स पेपर ही नहीं बनता। ये जो सिचुएशन है ये अगर हमें देखने को नहीं मिलती तो स्टैट्स पेपर की जरूरत ही नहीं थी, सारा काम तो मैथमेटिक्स से ही सॉल्व हो जाता। तो स्टैट्स एक ब्रांच इसीलिए निकला कि सब कुछ जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, प्रैक्टिकली कुछ और हो जाता है, इसलिए उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनके नेचर को स्टडी करने के लिए स्टैट्स पेपर बना। तो स्टैट्स इज मोर प्रैक्टिकल देन मैथमेटिक्स इन बिजनेस एंड डे टू डे लाइफ।
मैथमेटिक्स तो खैर बेस है, उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, लेकिन स्टैट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन को अलग कर दिया मैथ से। तो नॉन स्टोकेस्टिक PRF, क्लियर बच्चे? तो स्टोकेस्टिक PRF आप समझ गए, जिसमें एरर टर्म आएगा। अब थोड़ा सा देख लें इसको मैथमेटिकली। वाई आई इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई बाई एक्स आई। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमने PRF के बारे में पढ़ा था, एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई बाई एक्स आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई। ये हमने पढ़ा था PRF में, है ना, मैथमेटिकल PRF। अब जो β1 प्लस β2 एक्स आई में जो भी ऊपर नीचे है वो मैनेज हो जाएगा, तब ये आ जाएगा वाई आई। ये अब एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दिस इज द एरर इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ तो हम एक्सपेक्टेंसी लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेंसी नहीं लिखेंगे। तो वाई आई इज इक्वल टू, इसके लिए जब आप एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो नहीं जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई बाई एक्स आई और प्लस यू आई। बिल्कुल सही है, पुट कर दिया हमने। भाई β1 प्लस β2 एक्स आई की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। अब इस पे टेकिंग कंडीशनल एक्सपेक्टेंसी, टेकिंग एक्सपेक्टेंसी पूरे फंक्शन पे ले रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू एक्स आई फिक्स कर दिया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई लेफ्ट में आ जाएगा एक्स आई, और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद में कांस्टेंट होती है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। याद रखना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी ऑफ x इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड उसकी एक्सपेक्टेंसी चाहे जितनी बार भी लगाओगे वो सिंगल ही रहेगा, और प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई फॉर गिवन एक्स आई। अब देखो ना, ये दोनों तो सेम आ गए, तो कैंसिल हो गए ये दोनों, तो क्या मिल गया हमें? एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई फॉर गिवन एक्स आई इज इक्वल टू 0, यानी एक्सपेक्टेड एरर जो होता है स्टोकेस्टिक PRF में, दैट इज 0। एक्सपेक्टेड एरर इज 0, तो मीन ऑफ एरर टर्म यू आई इज 0, मीन ऑफ एरर टर्म यू आई इज 0। समझ में आ गया? जब कभी प्रूव करने को आ जाएगा अगर एक दो नंबर में, तो आप ये 2-3 लाइन करके आप अपना शो कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बार तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना है PRF वाला, एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है। एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है इस पे जो वैल्यू लाई करती है, देखो बार बार हम बोलते हैं कि जो लाइन पे वैल्यू लाई करेगी दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जो एक्चुअली में होगा दैट इज कॉल्ड y1। दोनों के बीच में जो होगा दैट इज कॉल्ड एरर। तो जो लाइन पे नहीं लाई करता ना वो एक्चुअल वैल्यू होती है, उस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं लगाते, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ये रही नीचे है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मीन ऑफ एरर टर्म यू आई इज 0। अब मीन ऑफ एरर टर्म 0 का मतलब है कि जितने लगभग पॉजिटिव एरर है उतने ही क्या है, नेगेटिव एरर है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो सारे के सारे पॉइंट्स क्या उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, या फिर जितने पॉजिटिव एरर है उतना ही एग्जैक्टली क्या आ रहा है, नेगेटिव एरर भी आ रहा है। तो ये चीज लिखेंगे कि इफ रिग्रेशन लाइन, अगर रिग्रेशन लाइन सारे पॉइंट को अपने ऊपर ले लेता है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं, तब तो पक्की बात है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एरर का 0 आना है, क्योंकि जब एरर हुआ ही नहीं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते, अभी समझाते हैं। इफ रिग्रेशन लाइन पासिस का स्पेलिंग गलत हो गया ना, पासेस हो गया यार, पासिस थ्रू इफ रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू ऑल पॉइंट्स, ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, स्पेलिंग लिखते वक्त कुछ मोबाइल में तो बड़ा गजब होता है, ऑटो करेक्ट होता है, ध्यान रखना पड़ता है। थ्रू ऑल पॉइंट्स देन conditional line, then conditional mean is 0, या expected conditional mean, then expected conditional mean is 0। ठीक है, मीन ऑफ एरर इज 0, इसका एरर का ऑफ एरर इज 0,
यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई फॉर फिक्स्ड एक्स आई इज इक्वल टू 0. बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ये आप अपने दिमाग में रख लो कि अगर दैट इज इफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, तो इसके दो केस हो सकते हैं. पहला केस क्या है कि हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट लाइन पे ही लाई कर रहे हो, या फिर जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही क्या है, नेगेटिव एरर है. तो ऑल पॉइंट्स, इसमें दो केस हो सकते हैं उल्टा चलने पे. ऑल पॉइंट्स मे लाई ऑन द लाइन. है छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सब दिमाग में सेट होना चाहिए. ऑल पॉइंट्स में लाई ऑन द लाइन, और फिर यहां से हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, यहाँ पे एरर 0 नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एरर इज इक्वल टू नेगेटिव एरर. यहाँ पर यू आई इज नॉट 0, बट यहाँ पर तो यू आई ही 0 हो गया. जब सारे के सारे पॉइंट्स लाई कर गए तो इंडिविजुअली हर यू आई ही 0 हो गया. यहाँ पर यू आई 0 नहीं है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके 0 हो रहे हैं. समेशन ऑफ यू आई 0. समझ में आ गई बात. यहाँ पर है कि यू आई 0 होते हुए समेशन यू आई 0 हुआ. यहाँ यू आई 0 नहीं भी है तो भी समेशन यू आई 0 हो रहा है. क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव एरर है उतने ही नेगेटिव एरर है. समझ में आ गई बात. यहीं से जन्म हुआ फिर OLS का ना. तभी OLS पे ज़्यादा भरोसा हम लोग नहीं करते हैं. अगर हमें ये देखना हो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना होगा, आगे चल के पढ़ेंगे, तो फिर खाली UI से बात नहीं बनती, तो फिर हम UI का स्क्वायर करते हैं. इसलिए कहलाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, उस पे जब आएंगे तब आएंगे. अभी बीच में पहले एक दो छोटे मोटे टॉपिक है, पहले उनको कर लें. नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म. अब इस बात को समझना पड़ेगा. लास्ट क्लास में हमने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था वो मैथ्स सेट स्कोर का लिया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फॉर एक्स आई. लेकिन जब एक्चुअल की बात करेंगे उसमें एरर आएगा. एक्सपेक्टेड में तो एरर नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड तो लाइन पे ही लाई करता है. वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई प्लस यू आई. ठीक है, तो ये एरर आखिर आया क्यों? होना इतना चाहिए लेकिन हो क्यों नहीं रहा है इतना? ज़्यादा या कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है. तो चलो इस पे थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करते हैं. और केस वही है, स्कोर देखना है फैमिली इनकम पे. तो आखिर किसी बच्चे का जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना स्कोर क्यों नहीं आ रहा है? तो बच्चे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो कुछ ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जिनको एक्सप्लेन या कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लो पहला अगर लेते हैं इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को नहीं मेजर किया जा सकता कि कौन कितना इंटेलिजेंट है. तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव एरर. क्वालिटेटिव नेचर है उसका. लेकिन नंबर ऑफ स्कूल डेज या नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड या नंबर ऑफ अटेंडेंस ले सकते हैं कि जिसका ज़्यादा अटेंडेंस होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे. तो वो तो हम लोग को रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना. वो मैथमेटिकल एक वैल्यू है जिसको मेजर किया जा सकता है कि हाउ मेनी डेज. तो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होगा वो एरर में आ जाएगा. उसके बाद से डिस्टेंस फ्रॉम द लर्निंग सेंटर. अगर आपका घर ज़्यादा दूर है तो आप आने जाने में थक जाते हो, आपको सेल्फ स्टडी का मौका नहीं मिलता है. तो जनरली ये देखा जाता है कि जो दूर के बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है. और भी बहुत कुछ हो सकता है ऐसे कैलकुलेशन वाले. नॉन कैलकुलेशन वाले क्या क्या, इंटेलिजेंस हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकता है, नेचुरल इनहेरिटेंस इन द सेंस जो वो डेवलप नहीं कर रहा है, उसके अंदर जेनेटिकली आया है मदर फादर से. तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उन सबको हम लोग कहते हैं विच कांट बी एक्सप्लेन्ड. ठीक है, और एक एरर है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो एरर में दो कंपोनेंट आ गए. ठीक है, तो एरर टर्म में दो आ गए, एक तो जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है और जिनको एक्सप्लेन नहीं भी किया जा सकता है. तो एरर टर्म में बी रिजल्ट ऑफ some absent variables in PRF which can be explained.
विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। कुछ तो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस, अटेंडेंस, उसके बाद से और क्या, अटेंडेंस के साथ है डिस्टेंस फ्रॉम द लर्निंग सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, और भी एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिर है एरर टर्म, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म में कर रहे हैं अभी हम। एरर टर्म may contain some variables, may contain some unexplained variables, as for example intelligence, sincerity, natural या inherited qualities, natural और inherited qualities, etc. या फिर हो सकता है कि मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जा रहा है वही गलत हो। कभी कभी हम हाइट मेजर करते हैं, कभी कुछ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। ऐसी चीज़ों में जब हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो। कभी कभी जीरो एरर आपने देखा है वेइंग मशीन पे, देखना वेइंग मशीन पे कि अगर वो पहले से 400 ग्राम दिखला रहा है तो आपका वेट भी 400 ग्राम बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि वो जीरो सेट नहीं किया। अच्छा छोड़ो, आप जब भी कोई सामान परचेज करने जाते हो तो आप जीरो सेट करवाते हो ना, मिठाई की दुकान पे जाओ या कहीं भी तो बोलते हो ना भैया डब्बा काफ़ी महंगा है, काजू काजू की बर्फ़ी लेने जा रहे हो, काफ़ी महंगी होती है। तो जनरली लोग ये कहते हैं कि डब्बे का वेट डाल करके ज़ीरो करो, डब्बा 100-200 ग्राम का होता है, तो 200 ग्राम का अगर डब्बा आ गया तो वो भाई काजू के रेट में थोड़ी बिकेगा, वो तो मतलब गत्ते का है, वो तो काफ़ी सस्ता है। तो उसको डाल करके फिर ज़ीरो सेट करता है, तो वो क्या होता है, ज़ीरो एडजस्टमेंट। तो वहाँ पे फिर मेजरमेंट में एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने डब्बे के साथ डाल दिया और दिखला दिया तो फिर आपका घाटा हो गया। तो वो हो गया मेजरमेंट एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट। तो एरर 3 वजह से हो सकता है, एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट। तो एरर के 3 कारण हो सकते हैं। पहला है ऐसी चीज़ें जिनको नहीं समझाया जा सकता, वो नेचुरली होता है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उसकी वजह से एरर आ रहा है। और तीसरा, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती हो। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। ओकेम्स ये आपके माइक्रो मैक्रो में भी कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि मैंने सर को पढ़ाते हुए सुना था। मैंने कहा अरे ये तो मेरे इकोनोमेट्रिक्स में भी है। ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल, रेजर का काम क्या होता है? हंसो मत, पूछ रहे हैं रेजर का काम क्या होता है। जनरली बॉयज यूज करते हैं किसके लिए, ट्रिमिंग ऑफ द बियर्ड के लिए। तो आप अपने बियर्ड का जो ट्रिमिंग करते हो, क्योंकि आप अनवांटेड ग्रोथ नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैनेज नहीं कर पाते, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बिल्कुल सेम, तभी रेजर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, रेजर प्रिंसिपल तभी नाम रखा गया है। 2 वेरिएबल के साथ हो सकता है आज की क्लास में देखें या नेक्स्ट क्लास में ओएलएस एस्टिमेशन मेथड देखेंगे। बीटा 1 बीटा 2 निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर खाली y और x वेरिएबल है और 2 पैरामीटर हमारे पास बीटा 1 बीटा 2, तो काफ़ी मेहनत लग रहा है, देखेंगे इसी चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तो अगर हम 8-10 वेरिएबल डाल दें तब तो बहुत हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे मॉडल निकालने में, सारे 10 पैरामीटर को निकालने में। घबराओ नहीं, अब तो खैर सॉफ्टवेयर आ चुका है, आप इकोनोमेट्रिक्स थ्रू आर देखोगे, उसमें तो कितने भी वेरिएबल के साथ आप मॉडल निकाल सकते हो। वहाँ पे तो सारे कमांड सिस्टम में फीड किए जा चुके हैं, यूजर डिफाइंड बना दिया गया उसको, सिर्फ छोटे मोटे कमांड आपको लर्न करने और काम आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर मैनुअली करना हो सिंपल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ओकेम इज़ द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि ज़्यादा वेरिएबल मत, अननेसेसरी वेरिएबल को मत डालो, जितना जरूरी है, बहुत जरूरी वेरिएबल है ना, उसी को डालो। अब बाकी जो बहुत कम अफेक्ट करते हो उन सबको कहाँ डाल दो, एरर में डाल दो। नहीं आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। डिमांड ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इंटरसेप्ट आएगा ही, एक बीटा 1 आएगा। भाई प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर दूसरा है इनकम, भाई लोगों की इनकम भी तो देखनी पड़ेगी ना। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार कौन सी बिकती है? क्या लग्जरी कार या फिर मिडिल क्लास कार? ऐसी कारें बिकती है, मिडिल क्लास कार ही बिकती है बच्चे। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो वो मिडिल क्लास लोगों की है। और वो कैसे कार परचेज करते हैं?
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई क्लास सोसाइटी या जो भी रिच हैं जो गाड़ी खरीद सकते हैं, उनके पास तो खैर 5-5 10-10 गाड़ियाँ होती हैं। ये भी इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ाएंगे। इवन जो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, ऐसा नहीं कि उसने गाड़ी की फैक्ट्री खोल रखी, उसके पास भी 10-12 ही कार है, उसका स्टैटिटी लेवल है, सेटिस्फेक्शन उसकी हो जाती है। ये सब पढ़ाएंगे, एंजल एक्सपेंडिचर कवर इन सब में पढ़ाएंगे, चैप्टर 6 में आएगा ये सब। अभी खैर उतना आगे नहीं जाना हमें। अभी डिमांड ऑफ कार जो है वो डिपेंड करता है प्राइस पे कि प्राइस कितनी है, तो जिसकी प्राइस कम होगी उसका डिमांड ज़्यादा होगा। इनकम, अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो फिर डिमांड ऑफ कार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा है इंटरेस्ट रेट। काफ़ी लोग जो है वो फाइनेंस करवाते हैं। फाइनेंस करवाने का मतलब होता है लोन पे लेना। आप किसी बैंक से या किसी प्राइवेट बैंक से या सरकारी बैंक से आप लोन लेते हो, आपकी एक ईएमआई बना दी जाती है, आप वो पेमेंट करते हो, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 5 या 7 साल के बाद या जितने भी साल के लिए आप करवाते हो, फिर आप लोन मुक्त हो जाते हो, वो कार फिर परमानेंटली आपकी एसेट हो गई। अगर बीच में आप डिफॉल्टर हो गए तो कंपनी या बैंक जो है वो आपकी कार को मतलब क्लेम कर सकती है, ले सकते हैं, वो उसको बेच करके अपना पैसा निकाल लेगी। तो इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। और आप देखते होंगे कि दिवाली के टाइम में या दशहरा के टाइम में, फेस्टिवल के सीजन में ज़्यादातर बैंक वाले बैंक लोन मेला, एसबीआई बैंक बैनर लगा देते हैं मार्केट में ना कि इतना परसेंट कर दिया गया अगर आप 10 दिन के अंदर में लोन कराते हो। ऐसे ऐसे मैसेजेस भी अब आने लगे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सामान को परचेज करने का। और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो तो जैसे जैसे आप माइक्रो पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। अब मान लो मैंने बीटा 4 बना दिया कलर के लिए, कलर भी मैटर करता है। बीटा 5 बना दिया पावर स्टीयरिंग के लिए, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, पावर स्टीयरिंग हार्डली मैटर्स। बीटा 6 कुछ और के लिए बना दिया, पावर विंडो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। अब इन छोटे छोटे फैक्टर्स के लिए अगर हम अलग अलग जगह x का दे दें, इनको इंपॉर्टेंट वेरिएबल की कैटेगरी में डाल दें, तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब को निकालना, इन सबको भी तो निकालना पड़ता है ना इकोनोमेट्रिक्स में। यही तो सारा मैजिक चलता है कि पहले हम एक मॉडल एज्यूम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली जाती है न्यूमेरिकली सॉल्व करके। वो कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे OLS मेथड में। हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए या फिर नेक्स्ट क्लास में हो। तो अगर ज़्यादा पैरामीटर डालोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा x अगर वेरिएबल बनाओगे तो मुश्किल में फंसोगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये सब तो हार्डली अफेक्ट करते, बहुत कम 0.01% डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है, इन सब को आप किसके अंदर में डाल दो, एरर के अंदर में डाल दो। इन सबको किस में डाल दोगे, सबको इकट्ठे एरर ही मान लोगे। ये 3 तो इंपॉर्टेंट वेरिएबल, इनको तो रखना पड़ेगा, इनमें से तो आप किसी को नहीं हटा सकते। तो डिमांड ऑफ कार का मॉडल बन जाएगा फाइनली डिमांड ऑफ कार। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है गैसोलीन प्राइस। गैसोलीन प्राइस में सारे आ जाते हैं, पेट्रोल भी, CNG भी, और भी सारा कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। तो गैसोलीन प्राइस, डीजल वगैरह सब आ जाता है। तो डिमांड ऑफ कार का इन 4 को तो रखना ही रखना है, बीटा 1 प्राइस प्लस बीटा 2 इनकम प्लस बीटा 3 इंटरेस्ट रेट प्लस बीटा 4 गैसोलीन प्राइस। अब इधर मान लो ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत कुछ होता है ना ग्राउंड क्लियरेंस। वो भी हम जो ड्राइविंग करते होंगे उन बच्चों को पता होगा। आप में से तो कई बच्चे मानते कहाँ हैं, कहाँ एट द एज ऑफ 18 तक वेट करते हैं। 18 तक कोई वेट नहीं करता, सब चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो बच्चे चलाते होंगे या नहीं भी चलाते होंगे, तो इतना तो सब, ज़्यादातर बॉयज़ को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, गर्ल्स को उतना नहीं होता। बॉयज़ लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, गर्ल्स भी समझ रही होंगे कि ये फालतू चीज़ें हैं। तो फालतू चीज़ें हैं बच्चे, बी रिलैक्स। तभी फालतू चीज़ों को किस में डाल दिया गया, सबको एरर में डाल दिया गया, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहुत कम अफेक्ट होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट। तो इनको इंपॉर्टेंट वेरिएबल की कैटेगरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। उन सबको किस में ले लेंगे हम लोग, एरर में ले लेंगे। यही ओकेम्स का हेल्प मिलता है हम लोगों को। ओकेम ने ये बात जो दिमाग में हमारे डाल दी ना, तो हम इस माया जाल में नहीं फंसते कि ये भी वेरिएबल ले लेते हैं, चलो ये भी मेरा मॉडल और बढ़िया बनेगा। भाई इतना करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो ले लिया, बाकी सबको एरर में डाल दो, वो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। ये चीज़ हम लोग फिर से एक बार चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 का टॉपिक है ये, वहाँ फिर से एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल आ गए ना, प्राइस भी आ गया, इनकम भी आ गया, तो
मल्टीपल वेरिएबल के साथ जो रिग्रेशन करेंगे चैप्टर 4 का हमारा टॉपिक है। तो अब ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल को एक बार लिख ले। प्रिंसिपल उन्होंने एग्जैक्टली यही सेंटेंस कहा था कि वाई टू डू द सेम रिग्रेशन विथ मेनी वेरिएबल्स व्हेन वी कैन डू विथ लेस नंबर ऑफ वेरिएबल, या इट इज वेन टू डू, वेन मतलब यूजलेस, इट इज वेन टू डू विथ मोर इफ वी कैन डू द सेम विथ लेस। ये उनका सेंटेंस था, इट इज वेन टू डू विथ मोर व्हेन वी कैन डू द सेम विथ लेस। तो इनका प्रिंसिपल यही है, तो इसको लिख लेते हैं वी कैन, इफ के साथ है ये कि अगर हम कम के साथ काम कर सकते हैं तो ज़्यादा क्यों ले। इफ वी कैन एनालाइज, इसलिए वेरिएबल की यहाँ छटनी होती है, छटनी मतलब स्क्रूटनी, हटाया जाता है, जैसे रेजर हटाता है अनवांटेड हेयर्स को। इफ वी कैन एनालाइज विथ लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, then why to take more, then why to take more, ज़्यादा वेरिएबल लेने की ज़रूरत क्या है, यानी टेक मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। टेक मिनिमम नंबर, अब मैंने मिन नो लिख दिया, आप समझ रहे हो, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर इजी calculation and simplified model, and simplified model भी हमारा simplified रहेगा, easy होगा यूज करना। अब बच्चे पॉपुलेशन रिग्रेशन पढ़ लिया, काफी कुछ जान गए, अब बारी आ रही है SRF की। तो आज एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे OLS। आज तो SRF और ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट में ही क्लास हमारी लग जाएगी। SRF जिसको कहते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब देखो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी, कि कभी कभी पूरा पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मान लो हम पूरे इंडिया को अपना मार्केट बनाने जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, क्या हम सारे लोगों के साथ इंटरव्यू कर पाएंगे? भाई अगर इंडिया के एक एक बंदे को पूछ पूछ के इंटरव्यू करने लगे ना, तो फिर कंपनी अगले ही जन्म में खुलेगी, अगले जन्म में भी पता नहीं, हो सकता 7 जन्म लेने पड़ जाए, इतना लंबा समय लग जाएगा। तो कभी कभी टाइमिंग की वजह से या खर्चे की वजह से हम लोग नहीं कर पाते, पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाते, उनका व्यू नहीं जान पाते या उनका यूज नहीं कर पाते पॉपुलेशन का, तब हम हेल्प लेते हैं सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग इन द सेंस, अगर मुझे कोई नया मोबाइल लॉन्च करना है तो फिर हम देखेंगे कि बच्चों की नीड क्या है। आजकल तो सभी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनके पास स्टोरेज का ज़्यादा होना चाहिए और फास्ट क्या होना चाहिए, फास्ट चलने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर हैंग करेगा तो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता क्लास लेने में। एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं क्लास लेने में, ऑडियो भी, वीडियो भी, पिक्चर वाला भी, ग्राफ वाला भी, सब कुछ। तो आप जब जाते हो लैपटॉप लेने, तो लैपटॉप में भी देखते हो ना, गेमिंग लैपटॉप होगा तो वो कभी हैंग नहीं करेगा, उसमें काफ़ी सारे मैथमेटिकल फीचर्स ऑलरेडी होते हैं। तो ये हो गया सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो जब हम पूरे पॉपुलेशन को नहीं कवर कर पाते तो सैंपल का हेल्प लेते हैं। तो कुछ बच्चों से जब हमने पूछताछ की, सैंपल बना लिया 50 या 100 बच्चों से, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे मोबाइल में 2 फीचर्स डाल देना, एक तो ज़्यादा स्पेस डाल देना, स्टोरेज स्पेस, और दूसरा कुछ ऐसा डाल देना जो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर चलाने वाली जो भी इंजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, फास्ट हो। तो 50 बच्चों से मिलकर के ये 2 बातें पता लग गई, तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे, सैंपल का जो कंक्लूजन निकलेगा कि भाई इन 2 फीचर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में। तो हम अगर नया मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ये सबको पता है, तो फिर हम उसमें ये 2 फीचर्स डाल करके और काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके हंगामा मचा करके मोबाइल लाएंगे, लॉन्च करेंगे, और सारा मोबाइल हमारा बिक भी जाएगा, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? तो SRF उसी चिड़िया का नाम है जिसमें हम लोग सैंपल के हेल्प से पॉपुलेशन का आइडिया लगाएंगे। पॉपुलेशन तो कवर करना इम्पॉसिबल है, तो सैंपल से ही हम पॉपुलेशन का काम चला लेते हैं। तो सैंपल एक्चुअली में सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में ही सारा काम होगा हमारा। इकोनोमेट्रिक्स का पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहाँ से आएगा? वो तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन तो हम कभी कवर करेंगे ही नहीं। छोटा मोटा पॉपुलेशन हो तब तो चलता है, जैसे एक क्लास में अगर हमें देखना है परफॉर्मेंस, तो एक क्लास में 40 से 50 बच्चे होंगे, पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं।
लेकिन जब लार्ज स्केल पे करते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं कवर कर सकते, तो फिर वहाँ SRF की बात होती है। तो अब आप समझ चुके हो, तो कुछ नोट्स लिख लें आप। वी कांट कवर द एंटायर पॉपुलेशन, सो वी नीड अ सैम्पल टू एनालाइज या इन्वेस्टिगेट। इस बात को लिख लें, वी कांट कवर द entire large population, so we take samples। इसलिए हम किसका हेल्प लेते हैं? सैम्पल्स का हेल्प लेते हैं। अब वी एस्टिमेट, हम PRF निकालते नहीं है, उसका एस्टिमेशन करते हैं। वी एस्टिमेट PRF on the basis of sample information। We estimate PRF on the basis of sample information। अब है SRF। SRF is approximation to PRF, approximation of PRF। ठीक है, तो SRF ही अप्रोक्सीमेट करके हमें PRF की तरफ ले जाएगा। वी रैंडमली सेलेक्ट सैम्पल्स, ये सब तो पता ही है। हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, और कितने मेथड होते हैं सैम्पलिंग का, ये हमने स्टैट्स में किया हुआ फर्स्ट चैप्टर में। 6-7 मेथड किए थे, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 6-7 तो हमने कर लिए थे, हमारे कोर्स में इतना ही था। वी रैंडमली सेलेक्ट सैम्पल्स एंड डिफरेंट SRLs एंड डिफरेंट SRLs। ये जो ब्रैकेट में S लिखते हैं ना, ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है ब्रैकेट में, ताकि ये आप SRLS, मतलब ये कोई कंप्लीट एक्रोनिम नहीं है। SRL इज डिफरेंट थिंग एंड द ब्रैकेट S इज मोर SRL, बहुत सारे लाइन्स होंगे, उसके लिए प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ ध्यान दो, जो मैंने आज स्कैटर डायग्राम बनाया था, फिर उसको इरेज कर दिया था, अब उसकी बारी आ रही है। मान लो ये हमारा स्कैटर डायग्राम बन रहा है, बहुत ज़्यादा हमने सैम्पलिंग का डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब जब हम SRL निकालने की कोशिश करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं उसको, तो ऐसा लाइन निकालने की कोशिश करते हैं जो सारे को तो कवर करना इम्पॉसिबल है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो लाइन बनेगा ही नहीं। तो हम एक ऐसा लाइन निकालते हैं जो सारे पॉइंट्स को लगभग कवर करता और बीचों बीच से निकले, यानी जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही क्या हो, नेगेटिव एरर हो। ध्यान से सुनना जो बात बोल रहे हैं। अगर ये लाइन निकाल देते हैं तो भी जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही लगभग नेगेटिव एरर आ जाएगा। तो दिस इज SRL1। हो सकता है कि हम ये भी लाइन निकाल दे, इसमें भी देखो ना, जितना ऊपर है उतना ही लगभग पॉइंट नीचे है, तो SRL2। और भी बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस SRL3, एक मिनट, SRL3। लेकिन SRL3 में एक बात है कि नीचे ज़्यादा पॉइंट्स है और ऊपर कम पॉइंट्स है, तो SRL3 उतना अच्छा लाइन नहीं है। SRL2 जो है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये पता लगेगा। आप कहोगे मैम SRL1 क्यों नहीं है, तो वो नहीं है, इसको प्रूव करेंगे स्क्वायर वाले मेथड से। तो दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करेगा ना सारे डेटा का, और वही बिहेवियर होगा। जैसे डेटा हमें दिख रहा है इंक्रीजिंग नेचर का, ये देखो ना, डेटा क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इसका जो लाइन होगा वो भी इंक्रीजिंग नेचर का ही होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। अब आप लाइन बना दोगे डिक्रीजिंग नेचर का, कहोगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो बच्चे वो बात नहीं बनेगी। फिर आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे कहोगे, तो उसमें भी बात नहीं बनेगी। तो वही सेम बिहेवियर वाला हमें लाइन निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो ये हो गया लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, अब है सिंस SRL, पढ़ तो रहे हम लीनियर, चैप्टर का नाम ही है लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स, तो SRL PRL यही टर्म्स देखने को मिलेंगे। सिंस SRL इज अ लाइन, सो मैथमेटिकली अब इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे डिजाइन बना करके लिखा जाएगा ना, ताकि ये PRF से अलग दिखे, कंफ्यूजन ना हो। तो वाई आई हैट, क्या यूज करते हैं हम लोग, हैट, याद रखना।
अब हैट जो है वो हर जगह SRF के लिए यूज होगा। वाई आई हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2XI, मतलब बीटा 1 बीटा 2 कह लो या फिर कैपिटल B1 कैपिटल B2 कह लो। अब कैपिटल B बोलना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग बीटा 1 बीटा 2 यूज करते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के लिए। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के लिए स्मॉल B1 B2 यूज करेंगे रिग्रेशन पैरामीटर्स। समझ में आ गया? ये उसी का छोटा रूप है। जैसे एक कंट्री का सारा कुछ होता है, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, उसी मॉडल पे तो छोटे छोटे स्टेट्स भी बटे होते हैं ना। हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। और हर स्टेट का अपना गवर्नर भी होता है जो कि किसका है? रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसी तरीके से सैंपल रिग्रेशन फंक्शन भी किसका है? छोटे लेवल पे PRF को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैट होगा बीटा 1 से B1 हो जाएगा, बीटा 2 से स्मॉल B2 हो जाएगा, और बस हैट लग जाएगा। यही इसकी पहचान है। ठीक है, तो और फिर इसमें एरर जो होगा थोड़ा सा बता दें, फिर मैथमेटिकली लिखेंगे। तो अब इस बार ये चीजें होने वाली हैं। मान लो ये लाइन जो है वो हमारा है SRL, तो इस लाइन की इक्वेशन है वाई आई बीटा इज इक्वल टू B1 प्लस B2XI, यानी इस x, ध्यान से सुनना, इस x कुछ भी ले लो, x1 ले लेते हैं। इस x1 के सामने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा y1 हैट। अब एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन सैंपल में वाई आई हैट है, लाइन पे लाई करना चाहिए लेकिन एक्चुअल में कहीं और लाई कर गया, तो दिस इज y1 एक्चुअल वैल्यू। इस पे कोई हैट नहीं लगेगा, कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं लगेगा। और इसमें जो एरर आएगा, अब ये सैंपल का एरर है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉपुलेशन का एरर u से, या म्यू कह लो, कैपिटल U से, और यहाँ पर सैंपल का एरर e से। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। तो वाई आई हैट इज दी, वाई कैप बोलते हैं या फिर इसको वाई हैट प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद से है वाई हैट इज दी एस्टिमेटर ऑफ, ये किसका एस्टिमेटर है? किसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव है? एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई XI ऑफ PRF। फिर है B1 इज दी, B1 is the estimator of beta 1, B2 is the estimator of beta 2। ठीक है, और इसका स्टोकेस्टिक फॉर्म कैसा दिखेगा? बस एरर आ जाएगा और क्या होगा? स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ SRF। तो ये हो जाएगा वाई आई इज इक्वल टू B1 प्लस B2XI। अब इस पे हैट नहीं लगेगा, जो भी एरर के साथ वाला होता है उस पर कोई हैट नहीं लगता। ठीक है, और y1 हैट की जगह पे क्या आ जाएगा? B1 प्लस B2X1, यानी विदाउट एरर वाला जो है वो हैट के फॉर्म में रहेगा। ये बातें आप क्लियर कर लो। वाई आई इज इक्वल टू B1 प्लस B2XI प्लस EI। EI को क्या कहेंगे? तो EI का नाम यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है, रेसिड्यूअल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल। वहाँ क्या बोलते थे? एरर। तो रेसिड्यूअल और एरर टर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन उस एरर टर्म से इस एरर टर्म को अलग दिखलाने के लिए रेसिड्यूअल वर्ड यूज करते हैं। EI इज दी, किसका एस्टिमेटर है ये? EI इज द एस्टिमेटर ऑफ UI एरर टर्म ऑफ PRF। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि एक्चुअली में ये होने वाला है वाई आई इज इक्वल टू B1 प्लस B2XI प्लस EI। गौर से देखेंगे तो ये जो होगा दैट इज वाई आई हैट, जो सैंपल रिग्रेशन लाइन पे लाई करेगा। लाइन पे एग्जैक्टली लाई करने वाले का कोई एरर नहीं होता, विदाउट एरर वाला हैट हो गया। तो वाई आई माइनस वाई आई हैट जो है ये हो गया EI। इसको यूज करेंगे हम लोग, इसको आप कहीं लिख लें, EI इज इक्वल टू एक्चुअल वाई आई माइनस वाई आई हैट। अब ये तो हर क्लास में चलता रहेगा, पूरे इकोनोमेट्रिक्स में ये चीज EI का तो चलता रहेगा हर जगह। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से बच्चे आज के क्लास में इतना एनफ होगा, ज़्यादा मुझे ओवरडोज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो टॉर्चर हो जाएगा क्लास। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम कम में भी मैनेज कर सकते हैं,
बात बाकी तो जब आपको हैबिट लग जाएगी, या यूं कहें जब आप एडिक्ट हो जाओगे इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने में, जब आपको मजा आने लगेगा, तब तो फिर आप लंबा लंबा बैठोगे 3-4 घंटा। मेरे साथ नहीं, अकेले में, घबराओ नहीं, मेरी क्लास 1-1.25 घंटे से ऊपर की नहीं होगी, तो फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा, आप पढ़ भी लोगे आराम से। तो चैप्टर 2 में नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो स्टार्ट होगा ओवर एस्टिमेट्स एंड अंडर एस्टिमेट्स से। उसके बाद से फिर हम लोग जानेंगे LIP LIV के बारे में, और फिर OLS मेथड से एस्टिमेशन करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। OLS का मेथड एग्जाम में आता ही आता है। कैलकुलस का यूज होगा, जो हमने MME 2 में पढ़ा था ना, MME 3 में पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, उसका यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक के लिए बच्चे इतना ही, और फिर अभी तो हमारी क्लासेस लगती रहेंगी। और अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ भी फीडबैक है तो वो आप फिर हमें हमारे चैनल पे जाकर के आप दे सकते हो। आपको फुल कोर्स कैसे मिलेगा, नीचे जो नंबर डिस्प्ले होता रहता है स्क्रॉल में, आप उस पर भी कॉल करके अपनी बात कर सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब से तो नंबर आपको मिला ही होगा, और अगर मैसेज के थ्रू गया होगा तो नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा ही। तो बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने ओवर एस्टिमेट्स एंड अंडर एस्टिमेट्स टॉपिक के साथ। थोड़ा सा बता दें, ओवर एस्टिमेट मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो ओवर एस्टिमेट वर्ड यूज़ करते हैं। जितना होना चाहिए लाइन पे, अगर उससे कम रह गए तो अंडर एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो, ये तो आपने सुना ही होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, जो डायलॉग था। तो अंडर एस्टिमेट मतलब क्या है, जितना एक नॉर्मल एवरेज इंसान का पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है उससे कम मुझे मत समझो, तो वो अंडर एस्टिमेट। वैसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। तो फिर बच्चे करें इसको नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप ना भूलें, हर क्लास में आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करके बैठना है, ओनली टिल चैप्टर 2 and 3। 2 and 3 तक ही आपको मेंटेन करना है। उसके बाद से फिर आपके दिमाग में सारी बातें एडजस्ट कर जाएगी, फिर आप लास्ट क्लास भी सिर्फ रिवाइज करके बैठोगे, वो भी एनफ होगा क्लास में। लेकिन अभी 2 और 3, जब तक 3 नहीं कंप्लीट होता, आपको फर्स्ट क्लास से सारी चीज़ें रिवाइज करके क्लास में बैठनी है। हार्डली 5 मिनट लगता है, नोटबुक का पेज पलटा, देखा, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।